लोकसभा चुनाव अगले साल होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हो रहे 4 सीट पर उपचुनाव से सियासी पारा हाई है। इसे विधानसभा चुनाव के पहले का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद विपक्ष का हौसला हाई है, वहीं एनडीए ने इसे भ्रम फैलाकर जीत का आरोप लगाते हुए उपचुनाव में जनता के पूर्ण समर्थन का दावा किया है। अब सबकी नजरें टिकी हैं कि बिहार में उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी है। तो 13 नवंबर को बिहार की 4 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। तरारी, रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज, ये वो 4 सीट है जिस पर वोट डाले जाएंगे। इनमें तरारी, रामगढ़ और बेलागंज सीट पर महागठबंधन का कब्जा था, जबकि इमामगंज सीट एनडीए के खाते में थी। इस उपचुनाव में महागठबंधन के सामने अपनी 3 सीट बचाने की चुनौती है और उसे साबित करना है कि लोकसभा चुनाव में मिली जीत कोई तुक्का नहीं था। वहीं एनडीए के सामने केवल 1 सीट बचाने की चुनौती है, लेकिन एनडीए की दावेदारी सभी 4 सीट जीतने की है। इधर जनसुराज की एंट्री से सियासत की लड़ाई त्रिकोणीय हो चली है। तो देखिए, ये रामगढ़ की जंग दिखा रहे हैं। अशोक कुमार सिंह बीजेपी से प्रत्याशी बनाए गए हैं, तो अजीत कुमार सिंह आरजेडी की तरफ से यहां रामगढ़ की जंग लड़ेंगे। तरारी विधानसभा सीट की अगर बात करें तो यहां से बीजेपी की ओर से विशाल प्रशांत चुनावी मैदान में है, तो सीपीआई-एमएल के उम्मीदवार के रूप में राजू यादव ताल ठोक रहे हैं। इसके साथ साथ विशाल प्रशांत की अगर बात करें तो विशाल प्रशांत तरारी के पूर्व बाहुबली विधायक सुनील पांडे के बेटे हैं। तो देखिए, इस बीच सियासत वाली जो यात्रा है वो भी चलती रही कि एक तस्वीर उसकी सामने आती रही। ये गिरिराज सिंह की तस्वीर है, जहां वो हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकले और उपचुनाव को लेकर के लगातार एनडीए की तरफ से जोर लगाई जा रही है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो इंडिया अलायंस जो है वो भी अपना जोर लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए, ये लड़ाई है और इन सीटों पर और हाल क्या है वो एक एक करके समझते। तो तरारी की जंग की अगर बात करते हैं, यहाँ से विशाल प्रशांत चुनावी मैदान में है बीजेपी से, उसके साथ साथ राजू यादव सीपीआई-एमएल की तरफ से चुनावी मैदान में है। तो ये तरारी की जंग है। और तरारी की अगर बात करें तो इस बार जो लोकसभा के चुनाव हुए, और देखिए रामगढ़ की सीट आ गई है। रामगढ़ से अशोक कुमार सिंह बीजेपी से प्रत्याशी बनाए गए हैं, तो अजीत कुमार सिंह जो हैं वो रामगढ़ की रण में है। इसके बाद से आते हैं इमामगंज, जहां से दीपा मांझी जो बहू है जीतन मांझी की, वो चुनावी मैदान में है। तो दूसरी तरफ देखिए, रोशन कुमार मांझी को आरजेडी की तरफ से टिकट मिला है। तो ये इमामगंज की लड़ाई है। इमामगंज के बाद से आते हैं दूसरी सीट पर, तो ये दूसरी सीट है बेलागंज की सीट, और यहां से मनोरमा देवी जेडीयू की उम्मीदवार बनाई गई हैं, जो कल नॉमिनेशन भी करेंगी और इंडिया का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा। विश्वनाथ कुमार सिंह यहां से बेलागंज की जंग में चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। तो ये वो 4 सीटें हैं और ये चारों महत्वपूर्ण सीटें हैं, और इस सीट को जो सिटिंग सीट है उसको बचाने की कोशिश अपनी पार्टी करेगी। और इसके साथ साथ एक लिटमस टेस्ट सेमीफाइनल भी 2025 विधानसभा चुनाव से पहले का ये माना जा रहा है। तो देखिए, ये लड़ाई है और इस लड़ाई को लेकर के देखिए मामला त्रिकोणीय किस तरीके से पड़ा है, क्योंकि प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जनसुराज, उसकी भी अब एंट्री हो चुकी है। अब आपको बताते हैं कि बिहार उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी रहने की उम्मीद है और उसके क्या समीकरण फैक्टर्स जो है वो समझ में आते हैं। तो बिहार विधानसभा उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले के आसार हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रशांत किशोर की जनसुराज की भी अब एंट्री हो चुकी है। एनडीए और महागठबंधन भी मैदान में है, इसके साथ साथ जनसुराज भी मैदान में है। 4 में से 3 सीट अभी महागठबंधन के खाते में है, यानी कि अभी पिछले परिणाम के मुताबिक महागठबंधन का पलड़ा भारी है, लेकिन इस बार क्या होगा देखना होगा। एनडीए के खाते में केवल 1 सीट है। जनसुराज की सभी सीट पर दावेदारी है और उम्मीदवारों की जो घोषणा है वो भी इन सीटों के लिए की जा चुकी है। अब देखिए, तरारी विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो तरारी से सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत चुनावी मैदान में है, वहीं सीपीआई-एमएल के राजू यादव से उनका मुकाबला होगा। जनसुराज की बात करें तो यहां उम्मीदवार जो है वो एसके सिंह मैदान में डटे हैं। वोटर लिस्ट में एसके सिंह का नाम नहीं है, वो हट गए हैं। जनसुराज की ओर से नया उम्मीदवार जो है वो दिया जाएगा। सबसे पहले एसके सिंह का ही नाम का जो ऐलान है वो किया गया था, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। आगे बढ़ेंगे तो रामगढ़ की अगर बात करें तो रामगढ़ में बीजेपी के अशोक सिंह मैदान में है। आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह को टिकट दिया गया है आरजेडी की तरफ से। वहीं इमामगंज सीट पर आते हैं तो इमामगंज से एनडीए की दीपा मांझी चुनाव मैदान में है।
जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी है। वहीं आरजेडी ने रोशन कुमार मांझी को यहां से टिकट दिया है। अब उपचुनाव में चौथी सीट की बात करते हैं। जो चौथी सीट है बेलागंज की, तो जेडीयू की मनोरमा देवी को यहां से टिकट मिला है और जिनका मुकाबला जो है वो आरजेडी के विश्वनाथ सिंह से होना है। तो उपचुनाव में परिवारवाद का जो एक जोर है वो भी दिख रहा है, उसका असर भी देखने को मिल रहा है और बिहार चुनाव से पहले इससे बड़ा टेस्ट भी माना जा रहा है। तो देखिए किस तरीके से इन चारों सीटों को लेकर के जो जोर है वो पार्टियां लगा रही है, वो गठबंधन जो है वो लगा रहे हैं। तो देखिए बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इसको लेकर एनडीए और महागठबंधन दोनों की ओर से तैयारी पूरी है। महागठबंधन के लिए उपचुनाव एनडीए से ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके 3 सीट दांव पर लगी हुई है। वहीं एनडीए की चारों सीट पर जीत दर्ज करने की है। एनडीए ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में भ्रम फैलाकर महागठबंधन ने वोट ले लिया था, लेकिन अब जनता समझ चुकी है और चारों सीट पर जीत दिलाकर जनता इसका बदला भी लोगी। तो आरजेडी ने सरकार की नाकामी को मुद्दा बनाते हुए उपचुनाव में भी जीत का दावा किया है। के लिए ग्रह नक्षत्र की दशा अनुकूल नहीं चल रही है। इनके नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के इतने मामले जनता की नजरों के सामने आ चुके हैं कि अब वे इन्हें देखना नहीं चाहती। चारों उपचुनाव में वोटरों की नजर एनडीए प्रत्याशियों की ओर टिकी है। भारी बहुमत से इनकी जीत तय है। राजद के सुरमा भोपालियों की एक नहीं चलने वाली है। आम वोटरों की नजर पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार की डबल इंजन की सरकार पर है, जिसकी तेज गति बिहार के विकास में मील का पत्थर साबित हो रही है। चिंतित एनडीए को होने की जरूरत है इन चारों सीटों को लेकर के। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। कौन सा मुद्दा लेकर के वो जनता के पास जाएंगे? जहरीली शराब से जो इतनी मौत हो रही है ये मुद्दा लेकर के जाएंगे, या जो लगातार क्वेश्चन पेपर्स लीक हो रहे थे वो मुद्दे लेके जाएंगे, जो इतने सारे पुल गिर रहे थे वो मुद्दे लेके जाएंगे, भ्रष्टाचार का मुद्दा लेके जाएंगे? इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए ये चिंतित है। महागठबंधन को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। चारों सीट महागठबंधन के खाते में आएगा। जीत तो निश्चित है, एनडीए का चारों सीट जीतेंगे। और लोकसभा में जिस तरह से खास करके आरजेडी ने लोगों के बीच में भ्रम फैलाया संविधान बचाने के नाम पर, और जो है जात पात का नारा दे करके उन लोगों ने फैलाया था, ये भ्रम लोगों के बीच से दूर हुआ है। हमारी सरकार ने नौकरी देने का काम किया। 4 सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर एनडीए ने कमर कस ली है और इसकी बड़ी तैयारी भी कर ली है। गया में आज एनडीए घटक दल के तमाम प्रदेश अध्यक्ष जुटेंगे। वहीं एनडीए के कार्यकर्ताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर न सिर्फ उत्साह भरेंगे बल्कि मतदाताओं को भी बड़ा मैसेज देने की तैयारी में है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि एनडीए एकजुट है और इसका असर चुनाव परिणाम पर भी पड़ेगा और एनडीए की सभी 4 सीट पर जीत होगी। एनडीए में दावा किया जा रहा है कि चारों सीट पर होने वाले उपचुनाव में जीत हासिल होगी और इसे लेकर एनडीए की तरफ से बड़ी कवायद की जा रही है। एनडीए के तमाम प्रदेश अध्यक्ष आज गया में एक साथ मौजूद रहेंगे। कार्यकर्ताओं के साथ उनकी एक महत्वपूर्ण मीटिंग भी है। क्या है इसका मकसद? हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा है। उमेश जी, आज गया में आपके एनडीए के तमाम घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष जा रहे हैं, क्या है इसका मकसद? देखिए, आज जो है बेलागंज, जो बिहार का उपचुनाव होना है बेलागंज इमामगंज, तो उसमें मेरा कार्यक्रम लगा हुआ है। तमाम जो हमारे एनडीए घटक दल के सभी प्रदेश अध्यक्ष उसमें भाग लेंगे और जो 32 वर्ष का जो रिकॉर्ड है उसको हम लोग ने तोड़ेंगे। जो लोकतंत्र में जो जाति समीकरण और जो इस बार का जो चुनाव है जाति समीकरण और जो लोकतंत्र में जो हम लोग जो काम निष्ठा के साथ हमारे नेता जो काम कर रहे हैं, तो देखना है, पूरा बिहार का नजर है, पूरा देश का नजर है कि हमारे काम करने वाला जो व्यक्ति हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तो लोकतंत्र जो निष्ठा रखते हैं लोग, तो उसमें विश्वास है कि नहीं? तो विश्वास सभी लोग का, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में आस्था रखने वाले, जो न्याय के साथ समावेशिक विकास कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं सबका साथ सबका विकास जो कर रहे हैं, जो आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो सपना को संकल्प कर रहे हैं, लेकर चल रहे हैं, तो पूरे ये जो करिश्माई दोनों का जोड़ी है हमारे नेता का, उसमें लोगों का विश्वास है। जो तमाम प्रदेश अध्यक्ष हैं तो विकास विरोधी जो ताकतें हैं, जो लोकतंत्र के गलत मंसूबे वाले लोग हैं, उसको चकनाचूर करेंगे। अच्छा, एनडीए के जो तमाम प्रदेश अध्यक्ष जा रहे हैं एक साथ, इससे क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? नहीं, मैसेज तो हमारा तमाम चारों सीट जीत हासिल करना हमारा प्राथमिकता है। तो ये थे जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष जो गया रवाना हो रहे हैं और जाहिर सी बात है एनडीए के तमाम प्रदेश अध्यक्ष एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे। एक बड़ी
तैयारी है एनडीए की 4 सीट के उपचुनाव को लेकर और एक बड़ा मैसेज भी देने की तैयारी है, जिसकी कमी 2020 के विधानसभा चुनाव में देखी गई थी। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। भोजपुर के तरारी विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज की ओर से सेना के रिटायर्ड अधिकारी एसके सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम दर्ज नहीं होने की वजह से उनका चुनाव लड़ना मुश्किल है और वे उपचुनाव से बाहर हो गए। जनसुराज को अब अपना उम्मीदवार बदलना पड़ेगा। लोगों की माने तो तरारी में रणनीतिकार प्रशांत किशोर की रणनीति फेल हो गई। लोगों ने जनसुराज के उम्मीदवार को बाहरी बताते हुए विकास के मुद्दे पर वोट की बात कही है। बड़ी ही हास्यास्पद है कि राजनीति के रणनीतिकार और स्वयं को चाणक्य कहते हैं प्रशांत किशोर जी, और पहली ही मंशा उनकी धराशायी हो गई। कितने बड़े कूटनीतिकार और वो रणनीतिकार हैं जो ये भी नहीं बता पाए कि हाँ हमारे मतदाता किस इन्हें चुनाव लड़ना है कि नहीं, तो उनकी राजनीति यहाँ फेल है। अब तो लड़ाई मैंने सवाल शायद नहीं है भाजपा के आगे, जैसे जितना काम किए हैं नरेंद्र वैसे क्या कहते हैं हमको सुनील पांडे जी, उतना अभी तक इस क्षेत्र में कोई नहीं किया है। प्रशांत किशोर कहीं अपने आप में ही लगाते होंगे कि वो दमदार बहुत ज्यादा है, तो वो अपने लिए हैं, लेकिन हम लोग अभी पांडे जी के आगे यहाँ पे किसी को भी नहीं हम लोग देखते हैं। और ऊपर से हमारे पांडे जी विकास पुरुष हैं, यहाँ पे कई बार वो जीत करके विधायक के रूप में उनको पाए हैं। बढ़ते आगे, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बड़ा हादसा हुआ है। बेंगलुरु में भारी बारिश के बीच एक निर्माणाधीन इमारत ढह गई थी। इस घटना में मरने वालों की संख्या बुधवार सुबह बढ़कर 5 हो गई, क्योंकि मलबे को हटाने और फंसे हुए लोगों को बचाने की कोशिश जारी है। अधिकारियों ने बताया कि 5 लोग घायल हुए हैं और अब तक 13 लोग को बचाया गया है। मलबे में बिहार के लोगों के दबे होने की बात कही जा रही है। बिहार के बेगूसराय के रहने वाले वकील पासवान का कहना है कि वो भी इस बिल्डिंग में काम करते थे और हादसे के समय उन्होंने अपनी जान मंजिल से कूदकर बचा ली थी, लेकिन उनके चाचा अभी भी बिल्डिंग के मलबे में फंसे हुए हैं। बता दें कि घटना मंगलवार दोपहर को बेंगलुरु के पूर्वी हिस्से में होरामाऊ अगरा इलाके में हुई थी। अधिकारियों के मुताबिक जब घटना हुई थी तो इमारत के अंदर करीब 20 लोग थे। फिलहाल अभी तक 5 लोग के शव बरामद हो चुके हैं, 5 घायल हैं, जिनमें से 4 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और 7 मंजिला इमारत से राहत बचाव का काम तेजी से हो रहा है। अब हमारा चाचा उसमें दबा हुआ, उसी के ज्वार में मैं काम कर रहा है। मैं 6 फ्लोर पर ऊपर से कूद गया था, हम लोग बैठ गए, हाथ गोर फूट गया, मैं बैठ गया ऊपर और हमारा चाचा वही में दबा हुआ है। और 4 आदमी था, 3 आदमी, एक आदमी खत्म हो गया, एक आदमी हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया है ना, हम लोग रहते उसको एक अभी एक आदमी वही में हम लोग को भर्रा थाना में रखा है, भर्रा थाना में रखा है हमको भर्रा। तो हम लोग मजदूर आदमी लेबर है, हम लोग मिस्त्री, हमको चाचा दबा है। और मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, जहां संदिग्ध स्थिति में एक व्यक्ति की मौत हो गई। शराब पीने से मौत की आशंका जताई जा रही है। एसकेएमसीएच में श्याम सहनी की मौत हुई है। शराब से मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हथौड़ी थाना के डीहजीवर गांव का रहने वाला मृतक बताया जा रहा है। छपरा, सिवान, गोपालगंज के बाद अब मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब से मौत की बात सामने आ रही है। मुजफ्फरपुर के हथौड़ी थाना क्षेत्र के डीहजीवर गांव के रहने वाले 25 वर्षीय श्याम कुमार की संदेहास्पद मौत हो गई है, जिसको लेकर परिजन जहरीली शराब से मौत की बात कह रहे हैं। हालांकि अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। पुलिस शराब से मौत की बात की पुष्टि नहीं कर रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि सभी लोग ने आरा में शराब पी थी, जिसके बाद एक की मौत हो गई है और 2 लोग की हालत गंभीर है। मुजफ्फरपुर में एक संदेहास्पद मौत के बाद एक बार फिर से जहरीली शराब से मौत की बात सामने आ रही है। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के हथौड़ी थाना क्षेत्र के डीहजीवर गांव में हैं और इसी परिवार के श्याम कुमार, जो कि पेशे से टेंट हाउस चलाने वाले थे, संचालक थे और कपड़ा दुकान भी चलाते थे, उनकी मौत हो गई है। और जो परिजन है वो बता रहे हैं कि जहरीली शराब पीने से उनकी मौत हुई है। गाँव के 1-2 लोग और हैं जो इससे पीड़ित हैं और उनका इलाज जो है चल रहा है। कुछ लोगों का इलाज पटना में चल रहा है।
तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला जो है मुजफ्फरपुर में देखने को मिला है और इस वक्त हम मुजफ्फरपुर में उसी गांव में है जहां यह घटना घटी है। पास के गांव में ये लोग गए थे। बताया जा रहा है जो मृतक हैं उनके परिजन बता रहे हैं कि पास के गांव से कॉल आया था कुछ लोगों का और वो लोग गए थे, शराब वहां पर उन्होंने पी थी, उसके बाद ये मौत हुई। हालांकि आधिकारिक रूप से अब तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि श्याम की मौत जो है वह जहरीली शराब से ही हुई है, लेकिन जो चर्चा है कि शराब पीने के बाद ही उसकी तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद SKMCH में भर्ती कराया गया था और वहीं पर श्याम ने दम तोड़ दिया था, जिसके बाद से है और भी कई लोग हैं जो अभी भी बीमार बताए जा रहे हैं, उनका भी अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। श्याम कैसे मरे? उनका मर गए, सरच्चा गए थे सारू लाने। सरच्चा में गए थे, उनको कोई आदमी फोन किया था तो वो सरच्चा में गए थे। अब उनके बाद 7 बजे हमको पास था, उसके बाद 7:30 बजे चल गए सरच्चा। 10:04 पर घर आए। वो हमसे बात भी किए, प्यार से रहो के रात में हमको साथ गोदी में सुताए वो किए। 80 मेरे में बोलो कल कर मरनी में तेरे बा। खबर मोतिहारी से, जहां सिकरहना नदी के किनारे दियारा इलाके में अवैध रूप से चल रही अवैध शराब की भट्टी के खिलाफ पुलिस प्रशासन का अभियान जारी है। मिस्ट्रौलिया, चिरैया, लालबेगिया के इलाके में चल रही अवैध शराब भट्टी को ड्रोन कैमरे की मदद से चिन्हित कर नष्ट किया गया। पुलिस ने 10,400 लीटर देसी शराब को नष्ट किया। ड्रोन कैमरे से अवैध शराब भट्टियों की वीडियोग्राफी भी कराई गई। साथ ही शराब माफिया की पहचान कर उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। एसपी ने शराब माफिया को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए शराब निर्माण यहां पर किया जा रहा था, जिन भट्टियों को ध्वस्त किया गया है ड्रोन की मदद से। यह प्रशासन ने कार्रवाई की। देखिए आसमान में ड्रोन उड़ रहा है और ड्रोन के जरिए लगातार इन इलाकों में निगरानी रखी जा रही है। ड्रोन कैमरा की मदद से चिरैया थाना अंतर्गत लालबेगिया नदी के दियारा इलाके में अवैध शराब निर्माण का जो कार्य चल रहा था उसको स्पॉट किया गया था और इन्होंने सेंट्रल ALTF टीम और चिरैया थाना के सहयोग से करीब 5 जो शराब भट्टियाँ हैं उसको विनष्ट किया है और करीब 65 जो शराब के ड्राम्स थे उसको विनष्ट किया गया, उसको जला दिया गया है और साथ ही साथ 10,000 लीटर से भी ज़्यादा जो है अवैध जावा, महुआ और अर्धनिर्मित शराब को विनष्ट किया गया है। और इन कार्यों को जो लोग कर रहे थे उनको चिन्हित किया गया है और उन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और जल्द से जल्द जो है उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। खबर दानापुर से है, जहां के फुलवारी शरीफ में आपसी विवाद ने गला दबाकर युवक की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद युवक के शव को रेलवे लाइन पर फेंक दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। जानकारी के मुताबिक 2 दिन पहले मृतक का कुछ लोगों से विवाद हुआ था, जिसके बाद आज उसकी हत्या कर दी गई। मृतक की मां ने युवक के दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया है। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मच गया है। सूरजपुरा के पास रेलवे लाइन के किनारे एक लाश पड़ा हुआ है। फुलवारी शरीफ थाना से पदाधिकारी और पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और वहां एक व्यक्ति का लाश बरामद हुआ। लाश को पोस्टमार्टम हेतु हॉस्पिटल भेजा गया है। अग्रेतर विधि सम्मत कार्रवाई की। शिक्षकों पर बच्चों को पढ़ाने और उनके भविष्य बेहतर बनाने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन जब शिक्षक पढ़ाई छोड़ आपस में ही भिड़ गए तो फिर आप इसे क्या कहेंगे। एक तस्वीर आई है नालंदा से, जहां हिलसा प्रखंड के रामबाबू हाई स्कूल के पास 2 शिक्षक आपस में भिड़ गए। इस दौरान स्कूल के दूसरे शिक्षक और स्कूल के बच्चे भी मौजूद रहे। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना मंगलवार की है, जब स्कूल का गेट खुलने का इंतजार कर रहे सोशल साइंस और साइंस के टीचर आपस में ही भिड़ गए। पहले कहा सुनी हुई और फिर दोनों एक दूसरे से भिड़ गए। पटका पटकी, लात-घूंसे और जूते चप्पल भी बरसने लगे। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह से विवाद को शांत कराया। ये देखिए रामबाबू हाई स्कूल है +2। नेटवर्क 18 की